Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my R&D. एंगुलर जेएस 2010 में आया था और जब आया था तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो एंगुलर जेएस जो पॉपुलर हुआ था उसका पॉपुलैरिटी के पीछे जो रीज़न था वो एक्चुअल रीज़न बाइंडिंग ही था। डुअल बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट लाया था एंगुलर जेएस ने और उस टाइम पे लगता था कि ये मैजिक से कम नहीं है। यूआई पे कुछ भी चेंज करे और इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता था बिना कुछ किए। तो ये बिल्कुल मैजिक जैसा लगता था और उसी के कारण एंगुलर जेएस काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो एंगुलर जेएस में भी डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट था, आई मीन टू वे डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट था। और वो कंसेप्ट एंगुलर 2 में, एंगुलर 2 या लेटेस्ट एंगुलर जो एंगुलर 9 है उसमें भी है। तो उसको देखेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग को, बट टू वे डेटा बाइंडिंग को एंड पे देखेंगे। उससे पहले जो भी बाइंडिंग्स है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो एक पीपीटी मैंने बना रखा है, इस पीपीटी से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं बाइंडिंग का क्या मतलब है एंगुलर में। तो बेसिकली बाइंडिंग का हमारे पास दो चीज़ है। एक्चुअल चीज़ तो कंपोनेंट है। कंपोनेंट में दो ही चीज़ हो गया। कल जैसे कोड बिहाइंड का कंसेप्ट जो धर्म बता रहे थे उसी चीज़ को लेके चलते हैं। तो एंगुलर का जो कंपोनेंट है उसमें हाई लेवल पे दो चीज़ है, एक है HTML टेम्पलेट और दूसरा है कोड बिहाइंड के रूप में टाइप स्क्रिप्ट का कोड, जहाँ पे हमारा क्लास है और उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स बनाते हैं और फंक्शंस बनाते हैं। तो कंपोनेंट का क्लास और कंपोनेंट का टेम्पलेट, ये दोनों के बीच डेटा का कम्युनिकेशन करवाना ही डेटा बाइंडिंग है। अब ये कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है। एक होता है वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे मीन्स एक तरफ से डेटा का फ्लो होगा। इधर वो क्लास कंपोनेंट से HTML की ओर फ्लो करेगा या फिर HTML से क्लास की ओर फ्लो करेगा। तो अगर एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है डेटा तो ये यूनी डायरेक्शनल या वन वे डेटा बाइंडिंग कहलाएगा। और एक ही साथ अगर दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, HTML से टाइप स्क्रिप्ट के कोड में आ रहा है यानी कंपोनेंट के क्लास में आ रहा है और कंपोनेंट के क्लास से HTML में भी जा रहा है, दोनों बाइंडिंग हम कर रखे हैं तो वही टू वे डेटा बाइंडिंग होगा। तो वन वे डेटा बाइंडिंग भी करेंगे, टू वे डेटा बाइंडिंग भी करेंगे। स्टाइल्स भी कंपोनेंट का पार्ट होता है तो वो तो हम यूज़ करते ही हैं, बट मेन बाइंडिंग जो होगा वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड और HTML के बीच होगा। तो अगले स्लाइड पे अगर जंप करें तो वन वे डेटा बाइंडिंग जो होगा वो तीन तरह से कर सकते हैं। एक इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो होता है वो कंपोनेंट क्लास से HTML की ओर फ्लो करेगा। यानी क्लास, कंपोनेंट का जो क्लास होता है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट बनाते हैं, जो वेरिएबल्स बनाते हैं, उसको डायरेक्ट हम लोग HTML में एक्सेस कर सकते हैं। और उसके लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरपोलेशन होता है, जो कि एक तरह का डेटा बाइंडिंग है। दूसरा एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट यानी HTML का जो एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे स्टाइल हो गया, डिसेबल हो गया, डिस्प्ले हो गया, वैल्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, इनर HTML हो गया, ये सारा एट्रीब्यूट्स को भी डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के थ्रू भी बाइंडिंग कर सकते हैं। अगला होता है इवेंट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट बाइंडिंग भी हमारा क्लास से HTML की ओर फ्लो करेगा। अगला जो है वो इवेंट बाइंडिंग है। और इवेंट हमारा यूआई साइट पे होता है, यानी HTML साइट पे होता है। यूज़र HTML पे इंट्रैक्शन करता है, क्या कर सकता है वो क्लिक कर सकता है, माउस मूव कर सकता है, कीबोर्ड पे किसी की को प्रेस कर सकता है। तो ये सारे इवेंट्स हैं और इस इवेंट्स का बाइंडिंग हम लोग करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के कोड से। यानी ये फ्लो हमारा HTML से कोड की ओर होगा। जब यूज़र HTML पे इंट्रैक्शन करेगा तो उस इंट्रैक्शन को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। तो उस डिटेक्शन के लिए या फिर उस इवेंट को हैंडल कर पाएंगे, तो उसे हैंडल करने के लिए ये बाइंडिंग हमें करना होगा। तो ये भी हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग है। दूसरा होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। इसमें हमारा जो कंपोनेंट का क्लास होगा उससे HTML की ओर फ्लो करेगा और साथ में HTML से हम क्लास की ओर लेंगे। इसके लिए एंगुलर वालों ने एक नया डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस किया है। एंगुलर JS में भी था ये, और वहाँ भी नाम इसका वही था, NG मॉडल। लेकिन वहाँ पे NG हाइफन मॉडल का यूज़ करते थे और यहाँ पे NG मॉडल का यूज़ करेंगे। और साथ में ये दो सिंबल भी यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। कोड में आएंगे, बट कोड में आने से पहले क्विकली एक बार सारे स्लाइड्स को देख लेते हैं। इंटरपोलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इंटरपोलेशन जो एंगुलर JS में था वही यहाँ भी है, बहुत आसान है।
इंटरपोलेशन के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, एक नहीं दो कर्ली ब्रेसेस का पेयर यूज़ करते हैं। रिएक्ट जेएस में भी इंटरपोलेशन होता है, वहाँ पे सिंगल कर्ली ब्रेस का यूज़ किया जाता है। एंगुलर जेएस और एंगुलर में डबल कर्ली ब्रेस का यूज़ किया जाता है। इंटरपोलेशन में हम डायरेक्ट क्लास के किसी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। आगे एट्रीब्यूट्स में हम लोग देखें तो HTML का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो सारे को यूज़ करके बाइंडिंग कर सकते हैं, जैसे इनर टेक्स्ट, इनर HTML, वैल्यू, चेक्ड, डिसेबल्ड, हिडन, या फिर क्लास का भी बाइंडिंग कर सकते हैं, जो CSS क्लास हम लोग यूज़ कर सकते करते हैं, या फिर डायरेक्ट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग जो हम लोग करते हैं CSS के लिए। आगे हमारा जो इवेंट्स है उसकी भी बाइंडिंग करेंगे, जैसे क्लिक इवेंट, की अप, की डाउन, की प्रेस, चेंज, या फिर माउस ओवर, माउस क्लिक, या जो भी है डबल क्लिक। आगे फाइनली हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग देखेंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग, और सबसे पहले हम लोग इंटरपोलेशन करके देखेंगे। तो वन वे डेटा बाइंडिंग में इंटरपोलेशन करना है, यानी क्लास कंपोनेंट के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसको डायरेक्ट HTML पे एक्सेस करेंगे। ये कल भी हम लोग किए थे, आज भी एक बार क्विकली करते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, या फिर बाई डिफ़ॉल्ट एक बना के भी दिया गया था, मैंने डिलीट कर दिया, उसी को बना लेते हैं टाइटल। कुछ भी इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, इसको रख देता हूँ मैं इंटरपोलेशन। ये अब ये वेरिएबल बना हुआ है टाइप स्क्रिप्ट ने। एक ये जो एंगुलर का क्लास है इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम वेरिएबल बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, या वेरिएबल बनाते समय जो लेट, कॉन्स्ट या वायर का यूज़ करते हैं उसे भी यूज़ नहीं करना है। एक फंक्शन भी बना लेते हैं, गेट टाइटल, और ये रिटर्न कर देगा दिस डॉट टाइटल। यहाँ पे दिस लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम क्लास के अंदर है। इस क्लास का जब इंस्टेंस बनेगा तो उस इंस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट बन जाएगा टाइटल, और इसको इसी क्लास के अंदर से एक्सेस कर रहे हैं तो दिस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन में कोई टाइटल वेरिएबल बनाए होते लाइक दिस, तो इस केस में इस टाइटल को एक्सेस करने के लिए हमें दिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मेथड लेवल लोकल वेरिएबल होता। तो हालांकि हमें ये बनाना नहीं है, तो ये हटा दिया। नोटिस करने वाली जो चीज़ें थी वो मैंने पहले ही बता दिया। इस वेरिएबल को बनाते समय कोई भी कॉन्स्ट, लेट या वैर का यूज़ नहीं करना है। इस फंक्शन को बनाते समय यहाँ पे फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन का नाम दे देना है, वही काफ़ी होगा। अब ये जो वेरिएबल है या ये जो फंक्शन है इसको डायरेक्ट हम HTML पे एक्सेस कर सकते हैं। वो एक तरह का बाइंडिंग होगा कोड से HTML की ओर, और इस बाइंडिंग को इंटरपोलेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, इवेंट बाइंडिंग भी हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले इंटरपोलेशन। तो ये सिंपल सा एग्जांपल, और यहाँ पे एक्सेस कर ले रहे हैं टाइटल। यहाँ ना दिस यूज़ करना है, ना ही क्लास का नाम यूज़ करना है, डायरेक्ट हम एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिफ्रेश हुआ और टाइटल हम लोग देख पा रहे हैं इंटरपोलेशन। सेम चीज़ मैंने बताया दूसरा, जो अगर स्लाइड को देखें तो मैंने बताया कि इंटरपोलेशन हम तीन तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, या फंक्शन को यूज़ कर लें, या कोई एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट हो गया वेरिएबल, दूसरा मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, गेट टाइटल। सेव किए, पेज रिफ्रेश होगा। पेज रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे इंटरपोलेशन दोबारा आ गया। लाइन चेंज कर सकते थे, या हम इसे पी के अंदर भी शो कर लेंगे, पी टैग आएगा तो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाएगा। सेव, लाइन चेंज हुआ, दूसरा आ गया। अब इस चीज़ में एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर रहा हूँ लाइन चेंज करने के लिए। फंक्शन या वेरिएबल तो रहेगा ही, और भी इसके साथ कुछ एक्सप्रेशन और भी वेरिएबल्स रहता, हम एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए सिंपली यहीं पे हम मैसेज डाल दे रहे हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग।
और ये बाइंडिंग का वैल्यू आ जाएगा इंटरपोलेशन। तो ऐसे मिक्स कर सकते हैं, या जो भी वेरिएबल होता है सारे वेरिएबल को एक साथ भी यूज़ कर सकते थे। अगर न्यूमरिक वेरिएबल होता तो कैलकुलेशन वगैरह भी हम कर पाते, अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी कर पाते। तो ये दोनों कॉन्कैटिनेट होके आ रहा है। तो ये इंटरपोलेशन हो गया। एक चीज़ और यहाँ कर सकते हैं, इंटरपोलेशन तो यही था तीन, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और इस बार एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं। तो पी और एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया है एंगुलर 2 में, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर HTML का जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, इनर टेक्स्ट। अभी इस पी का टेक्स्ट हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, ये एक तो चीज़ था कि हम डायरेक्ट इंटरपोलेशन को यूज कर सकते थे, वो ना करके अभी हम वेरिएबल से इसको बाइंड कर रहे हैं। तो इनर टेक्स्ट और यहाँ पे वेरिएबल टाइटल, तो ये भी इंटरपोलेशन दिखाना चाहिए। इसको सेव करते हैं, आ रहा है। अब इनर टेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज़ किए, ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग था, वन वे एट्रीब्यूट बाइंडिंग। अब टेक्स्ट की जगह हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको सेव किए और ये रिफ्रेश हो रहा है, रीलोड हो जाएगा। ये इंटरपोलेशन आ गया। तो इनर टेक्स्ट और HTML में क्या अंतर है? तो बेसिकली इनर HTML के थ्रू हम HTML का भी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो एक HTML वेरिएबल बना लेते हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है HTML, और कुछ टैग ले लेते हैं लाइक बी दिस और इटैलिक इज क्लोज HTML कंटेंट, और ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। बेसिकली HTML कंटेंट इसमें डाल रहे हैं। इसको सेव किए और इस वेरिएबल को कॉपी किए, HTML में आएंगे और इसका बाइंडिंग इस बार टाइटल से ना करके हम HTML से कर रहे हैं। सेव, ठीक है, सेव हो गया है, रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश हुआ और हम देख पा रहे हैं कि ये HTML का पार्सिंग हो गया है, यानी HTML काम कर रहा है। अगर हम इनर टेक्स्ट के साथ HTML कंटेंट पास करते हैं तो ये पार्सिंग नहीं होता, ये चीज़ देख लेते हैं। तो जब इनर टेक्स्ट के थ्रू HTML कंटेंट को बाइंड किया गया तो वो कोई पार्सिंग नहीं किया, जो कंटेंट था एग्जैक्टली उसको दिखा दिया। तो जब हमारे पास HTML कंटेंट होगा तो उस केस में बाइंडिंग के लिए हम इनर HTML यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, और ये P टैग के साथ ही नहीं, किसी और भी टैग के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनर टेक्स्ट। और डायरेक्ट टेक्स्ट भी हम पास कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं अभी पास कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, डायरेक्ट पास कर दिया। ये यहाँ पे टेक्स्ट ना दे करके ये डायरेक्ट हम पास करें। अभी इसको चलाएंगे तो एक कन्फ्यूजन होगा, इसको चलाते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ये चलाएं तो एरर आ गया। क्यों आ गया? तो बेसिकली जब हम स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल का यूज़ करते हैं तो वो समझता है कि हमें वेरिएबल्स प्रॉपर्टी का नेम दिया जाएगा। तो एंगुलर ने क्या किया होगा, हेलो वर्ल्ड नेम से एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू किया होगा क्लास के अंदर, और ये मिला नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट अगर टेक्स्ट है, वेरिएबल से नहीं आ रहा, तो उस केस में हम इसको टेक्स्ट बनाएंगे कैसे? सिंगल कोड स्पेसिफाई करेंगे, और अगर स्टार्टिंग सिंगल कोड से हुआ है तो डेटा को हम डबल कोट्स में रख सकते हैं उस केस में। इसको सेव करते हैं, बिल्ड हो रहा है, रिफ्रेश होगा थोड़ी देर में। कंपाइल हुआ और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। तो डायरेक्ट हम डेटा पास कर दिए। ये वेरिएबल से भी लिया जा सकता था, इसकी जगह पे हम HTML या टाइटल यूज़ कर सकते हैं। और ये H1 या P तक सीमित नहीं है, हम इसको किसी भी टैग पे यूज़ कर सकते हैं। तो इनर टेक्स्ट, और इस बार टाइटल ही यूज़ कर लेते हैं अगेन, टाइटल। और सॉरी, एस नहीं, स्पैन यूज़ करना था एक्चुअल में, स्पैन, और ये स्पैन। सेव किया
तो इंटरपोलेशन टाइटल रखे थे हम, तो वो आना चाहिए। कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होकर रिफ्रेश होने के बाद इंटरपोलेशन प्रिंट करना चाहिए। रिफ्रेश हुआ और ये आ रहा है। तो स्पैन हो, पी हो या H1 हो, इनर HTML या इनर टेक्स्ट को हम किसी भी टैग पे यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इसे इनपुट टैग पे भी यूज़ कर सकते हैं? एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली जब इनपुट टैग को हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी होता है इनपुट टैग का। तो उस केस में इनर HTML या इनर टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, दिस वैल्यू। और यहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू पास कर सकते हैं या फिर वेरिएबल से बाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टाइटल से बाइंड कर रहा हूँ, सेव। और ये सारा वन वे डेटा बाइंडिंग है। फ्लो क्या है? HTML से क्लास कंपोनेंट की ओर नहीं, क्लास कंपोनेंट क्लास से HTML की फ्लो कर रहा है। TS कोड से हम इसको भेज रहे हैं HTML की ओर। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनपुट फील्ड आया और पहले से इसमें डेटा है, और ये डेटा क्या है? इंटरपोलेशन। अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करें तो बाकी जगहों पे जहाँ टाइटल यूज किया वो सारा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग वन वे है, कोड से HTML की ओर, HTML से कोड की ओर बाइंडिंग नहीं है। यानी इंटरनल जो टाइटल वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा है जब इनपुट फील्ड में चेंज कर रहे हैं। अगर वो चेंज होता तो बाकी जगह पे हो जाता, बट इसके लिए हमें डुअल बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग करेंगे, जो कि अभी हमने नहीं किया है। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक केस लेके चलते हैं, और हम नहीं चाहते कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक एक चीज़ यहाँ देखने वाली चीज़ होगी, वो देखते हैं। और उससे पहले एक बियर लाइन चेंज करने के लिए अगेन एक और बियर, सेव। कंपाइलेशन कंप्लीटेड। और ये अब यहाँ देखने वाली चीज़ है, ये जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है उसमें तो इंटरपोलेशन आ रहा है, लेकिन सेकेंड वाला में इंटरपोलेशन नहीं आ रहा है, टाइटल आ रहा है। बेसिकली चूंकि ये वैल्यू एंगुलर का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट HTML का पार्ट है, और डबल कोट्स में जो देते हैं उसको वो स्ट्रिंग समझता है, वो इनिशियलाइज कर देगा इनपुट फील्ड को। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट है उसको एंगुलर प्रोसेस करेगा, राइट साइड वाले पार्ट को वेरिएबल समझेगा और वो प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे कैसे हम बाइंड करेंगे बिना स्क्वायर ब्रैकेट का? तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही ये डबल करली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही करली ब्रेस यूज़ करेंगे तो पहले इसको एंगुलर प्रोसेस करेगा, टाइटल वेरिएबल का वैल्यू ड्रॉप करेगा, और उसके बाद इनपुट फील्ड में इनिशियलाइज करेगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, डायरेक्ट वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तरीका बदल जाएगा। अब ये इंटरपोलेशन आ रहा है, बट एक्चुअल में जब हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे या फिर कहीं पे देखेंगे तो ज़्यादातर केस में वैल्यू का यूज़ नहीं किया जाता है, NG मॉडल का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग जब फॉर्म वगैरह बनाते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया या कोई भी एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तो उस केस में डुअल बाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं और NG मॉडल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये सारे एट्रीब्यूट पे वन वे डेटा बाइंडिंग किया गया अभी तक। कुछ और भी कंपोनेंट है, उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेक बॉक्स बनाते हैं, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स का एक एट्रीब्यूट होता है चेक, और इसको सेव करते हैं, लाइन चेंज कर ले, बियर। चेक इक्वल टू कुछ देना पड़ेगा। डायरेक्ट भी एट्रीब्यूट को यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली HTML5 में कंसेप्ट आया था कि वैल्यू नहीं भी डाल सकते, जैसे डिसेबल्ड होता है या चेक्ड होता है या रिक्वायर्ड होता है, तो इक्वल्स टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो काम कर जाएगा। और ये एंगुलर का नहीं है, ये HTML का ही अपना एट्रीब्यूट है। और आप देख पा रहे हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट ब्लू चेक हो गया है, क्योंकि हमने चेक को यूज़ किया था। तो एक बार इसको डबल चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बिना चेक का सेव कर लेते हैं। मैंने सेव कर दिया है, कंपाइल हो रहा है, रिफ्रेश हुआ और ये अनचेक आया। तो बेसिकली चेक काम कर रहा है, और उसको इक्वल्स टू ट्रू या कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। उसको फिर से लिख दे रहा हूँ, चेक। अब यहाँ पे इसका भी बाइंडिंग हम करना चाहते हैं कोड के थ्रू, तो फिर से लिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और इस बार जो हम चेक एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं एंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में,
तो हमने इसको डबल कोट्स में रखा। और अब यहाँ जो वैल्यू देंगे, तो बेसिकली हमें वेरिएबल देना है या डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, तरीका हमने सीख लिया है, बट इस केस में मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ। टाइटल और HTML ऑलरेडी था। इज चेक्ड किसी भी नेम से बना सकते हैं, मैंने इज चेक्ड बना लिया और इसमें डाल दिया ट्रू। और अब इसकी बाइंडिंग वन वे डेटा बाइंडिंग फ्रॉम कोड टू HTML, तो इस एट्रीब्यूट को मैंने लिंक कर दिया वेरिएबल से। अब वेरिएबल का वैल्यू जब चेंज होगा तो वो चेक्ड या अनचेक्ड होगा। इसको सेव कर दें। कोड कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन कंप्लीटेड, पेज रिफ्रेश हुआ और चेक्ड आ रहा है। अब ये चीज़ कंफर्म करना है तो हम कोड में बैक गए और सेकंड वाले ट्रू की जगह पे हम करने वाले हैं फॉल्स। तो 50% कंपाइलेशन डन और ये चल रहा है और ये अनचेक हो गया सेकंड वाले पार्ट में। तो बेसिकली हमारा बाइंडिंग काम कर रहा है और हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल थे। सेम चीज़ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, एक बटन पे भी ले लेते हैं। और जब एक्चुअल डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा इन चीज़ों को। तो बटन और एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल, क्लिक मी, और यहाँ पे एंगुलर यूज़ नहीं किया गया है, डायरेक्ट ये HTML है। सेव कर दिया। इसको एंगुलर में भी लेंगे बट अभी के लिए ये HTML। सेव। कंपाइलेशन विंडो सेकेंड स्क्रीन पे बेसिकली दो मॉनिटर के साथ काम करने का आदत है मेरा। तो अभी भी दो मॉनिटर कनेक्टेड है, एक पे मैं वो कंपाइलेशन वगैरह देखता हूँ और दूसरे पे ये। तो वो कंपाइल होने के बाद आ गया और ये बटन अभी डिसेबल्ड है। ये HTML का था बाई डिफ़ॉल्ट। अब इसको एंगुलर से बाइंड करते हैं ताकि हम इसको कोड के थ्रू कंट्रोल कर सकें कि कब ये डिसेबल होगा और कब डिसेबल नहीं होगा। तो डायरेक्ट एंगुलर 2 वालों ने क्या किया, डायरेक्ट एट्रीब्यूट HTML के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लिया, जैसे डिसेबल इक्वल्स टू, और अब इसको बाइंड करना है एक बूलियन वेरिएबल से कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास इज चेक्ड था, इसी को उठा लेते हैं और इसमें अगर ट्रू होगा तो ये डिसेबल्ड होगा, फॉल्स होगा तो डिसेबल नहीं होगा। तो अभी के लिए फॉल्स था। सेव कर दिया हूँ, कंपाइलेशन चल रहा है, 50% कंप्लीटेड है, 92%, 100% कंप्लीटेड। पेज रिफ्रेश हुआ और बटन हमारा दो आ रहा है, एक हमारा डिसेबल है जो कि ये पहला वाला था और दूसरा वाला डिसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चेक में फॉल्स है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं चेक करूँगा तो वो डिसेबल हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी बाइंडिंग वन वे है कोड से HTML के थ्रू। HTML पे ये जो चेंजेस कर रहे हैं इसका बाइंडिंग नहीं हुआ है, यानी HTML पे जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हमारे क्लास तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे TS फाइल तक नहीं जा रहा है। उसके लिए दूसरी तरह की बाइंडिंग करनी पड़ेगी, इवेंट बाइंडिंग करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट वेरिएबल बाइंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लो क्या होगा, HTML टू कोड, तब जाके वो काम करेगा। तो ये है, अभी तक में ये दिखा हमें कि वेरिएबल के थ्रू हम डिसेबल को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और भी एक देख लेते हैं, या इसी में भी यूज़ कर सकते हैं, एक हिडन, हिडन करके होता है, हिडन यूज़ किया और इसको भी वेरिएबल से कर लेते हैं। तो इज चेक, सेव, और चूंकि उसमें फॉल्स है तो ये हिडन नहीं होगा। अगर इज चेक में ट्रू होगा तो वो हिडन हो जाता। कंपाइलेशन कंप्लीटेड और ये हिडन नहीं है, अभी भी दिख पा रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बैकएंड से इसका वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, ट्रू, चीज़ें बदल जाएगी। कंपाइलेशन कंप्लीटेड, पेज रिफ्रेश हुआ और एक बटन गायब हो गया और चेकबॉक्स हमारा दोनों चेक्ड है, दोनों चेक्ड है और एक डिसेबल्ड है। तो HTML पे एक बार चलते हैं। ये डिसेबल था, ये तो डायरेक्ट है, कोई कंट्रोलिंग ही नहीं था, HTML का था। ये दूसरा डिसेबल, चेक डिसेबल है क्योंकि ट्रू है। ओ सॉरी, ये नहीं दिख रहा है, एक कौन नहीं दिख रहा है, ये डिसेबल्ड है और ये दिख भी नहीं रहा है और डिसेबल्ड भी होगा। तो थोड़ा टैग चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं क्लिक मी 1, इसको किए सेव। तो पता चल जाएगा कि कौन डिसेबल है और कौन हिडन।
तो ये क्लिक मी 1 था और क्लिक मी नहीं आ रहा है क्योंकि ई चेक में ट्रू था, तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। ट्रू को फॉल्स कर दिए यानी हिडन फॉल्स, यानी ये हिडन नहीं होगा, तो ये भी दिखना चाहिए, ये भी डिसेबल्ड होगा। लेबल क्लिक मी होना चाहिए, रीलोड और क्लिक मी, तो ये काम कर रहा है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स को हमने देखा, क्या क्या देखे एक बार पीपीटी से वेरीफाई कर लेते हैं। इंटरपोलेशन हो गया है, नेक्स्ट पे अगर आते हैं, इनर टेक्स्ट देख लिया, इनर एचटीएमएल देख लिया, वैल्यू देख लिए, चेक्ड देख लिए, डिसेबल देख लिए, हिडन देख लिए। दूसरा है क्लास और स्टाइल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगला एट्रीब्यूट हम लोग देखने वाले हैं, क्लास एंड स्टाइल। चलिए इसी में देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं। सबसे पहला वाला जो है ये, इसमें कुछ अब स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं एंगुलर के स्टाइल में, तो डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्टाइल, और एट्रीब्यूट भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, स्टाइल डॉट कलर, मतलब कलर एट्रीब्यूट हम यूज़ करना चाह रहे हैं, स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, अब राइट साइड में ये क्या करेगा, वेरिएबल ढूंढेगा। तो या तो वेरिएबल देंगे या सिंगल कोड में हम डायरेक्ट कलर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पास किया रेड, सेव किए, और ये रेड कलर में आ गया। तो इस तरह से हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि क्लास यूज़ करें, बट अगर हमारे पास क्लास हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बार बार इसको रिपीट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। और इस पर कलर की जगह कोई और एट्रीब्यूट ले सकते हैं, फॉन्ट साइज़ या बैकग्राउंड कलर या कुछ भी। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ले रहे हैं फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ दो तरह से हम लोग दे सकते हैं, एक पिक्सल में होता है, दूसरा परसेंट में होता है। तो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस में डालना है, पिक्सल में डालना है तो ऐसे, और परसेंट में डालना है तो ऐसे, परसेंट। और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 20%, बहुत छोटा हो जाएगा, 150%, परसेंट लगाने की ज़रूरत है। सेव, साइज चेंज होना चाहिए, रीलोड, और साइज चेंज हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल स्टाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल स्टाइल बेहतर तो है कि हम क्लास ही बना लें। तो एक क्लास बना ले रहा हूँ मैं, अ, किसी भी नेम से क्लास बना सकते हैं। क्लास बनाया ब्लू, और इस केस में हम कलर सेट कर दे रहे हैं ब्लू, और भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कुछ और दे सकते हैं, येलो, पिंक या ऑरेंज, जो भी है। फिलहाल के लिए मैं पिंक सेट कर दे रहा हूँ। ब्लू क्लास है जिसका बैकग्राउंड पिंक होगा और ब्लू होगा। अब ये क्लास हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इस क्लास को यूज़ करने के लिए HTML पे जाएंगे, और मैं इस पे ट्राई कर रहा हूँ, थर्ड वाले पी पे। कैसे यूज़ करेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है, क्लास। अब एक तो ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन दे देंगे क्लास, और फिर क्लास का नेम। तो अगर हम टाइप स्क्रिप्ट से डायरेक्ट निकालते हैं तो वेरिएबल का नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम अगर नहीं देना तो डायरेक्ट सिंगल कोट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और क्लास का नाम हमने रखा था ब्लू। थर्ड वाले स्ट्रिंग पे ये अप्लाई होना चाहिए, अभी भी कंपाइल हो रहा है, डन, रीलोड, और ये कलर चेंज हो गया, और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को देख लिए, क्लास को देखें, स्टाइल को देखें, बाकी सारी चीज़ें। क्लास में और भी बहुत सारा वेरिएशन है, और कंडीशनल क्लास हम लोग इन जनरल यूज़ करते हैं कि ऐसा हो तो ये क्लास लगा दो, ऐसा है तो ये क्लास लगा दो। तो वो सारी चीज़ें, तो वो सारा वेरिएशन भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे क्लास एंगुलर वाला लेना जरूरी है वो ब्रैकेट के अंदर। कौन सा, ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और सही किए आप पूछ लिए, बेसिकली जो भी चीज़ एंगुलर का है वो यूज़ कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट HTML का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए मैं नीचे का कुछ एग्जांपल अगर देखें तो डिसेबल मैंने डायरेक्ट यूज़ किया था, ज़रूरी नहीं कि हम एंगुलर का यूज़ करें, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए डायरेक्ट, और डायरेक्ट के केस में सीधे क्या लिखेंगे, क्लास, और उसके बाद क्लास का नेम, और इस केस में सिंगल कोड भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एंगुलर का पार्ट नहीं है। तो ये डायरेक्ट CSS फाइल से उठा लेगा। तो इसको किया सेव, और ये फोर्थ वाले पी टैग पे अप्लाई होना चाहिए, अभी भी कंपाइल हो रहा है, डन। और ये ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। मैं कुछ और बताने वाला था, ठीक है, उस पर स्विच करता हूँ। बेसिकली एक क्लास और मैं बनाने जा रहा हूँ, रेड, और कलर इस बार रख रहे हैं रेड, और बैकग्राउंड कलर कुछ और,
या जो भी स्टाइल है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ येलो, तो रेड एंड येलो क्लास बनाया है, अभी इसको यूज़ नहीं किया हूँ। अभी डायरेक्ट हम CSS से क्लास HTML में उठा रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बाकी केस में जैसा किए सेम चीज़ वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार कंडीशनल हम चाह रहे हैं कि कंडीशनल क्लास हम अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा इनपुट हो गया है, एक बॉटम पे ले लेता हूँ। पी टैग ही ले रहे हैं, क्लास डेमो, CSS क्लास डेमो, टाइप स्क्रिप्ट का क्लास नहीं है ये। अब यहाँ पे कैसे, तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन क्लास, और डायरेक्ट आप क्लास का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड डॉट लगा के जैसे स्टाइल में यूज़ किए थे, रेड इक्वल्स टू। अब ये रेड अप्लाई होगा कब, उसके लिए कंडीशन पास करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है, इसी को यूज़ कर ले रहा हूँ डेमो के लिए। सेव किया, अगर इच चेक में ट्रू है तो लास्ट वाले पे रेड क्लास अप्लाई हो जाना चाहिए। सेव कर दिया हूँ, कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन डन, और लास्ट में देखें तो अप्लाई हो रहा है रेड क्लास, क्योंकि ईच चेक में ट्रू था। अगर हम इसको कर दें फॉल्स तो इस बार अप्लाई नहीं होगा। कंपाइलेशन चल रहा है, डन, रीलोड हुआ, और इस बार क्लास काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये फॉल्स देगा। तो ये एक सिंटैक्स है, अभी के लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। और अगर रेड की जगह ब्लू कर देंगे तो ब्लू क्लास वाला जो था वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक दूसरा सिंटैक्स क्लास एट्रीब्यूट का आप देखें, और भी सिंटैक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्लास, और यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक मैं लगा रहा हूँ सिंगल कोड में ब्लू, ये क्लास है, और ये क्लास कब अप्लाई होगा तो उसके लिए कंडीशन, और इस केस में हमें सिंगल कर्ली ब्रेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और फिर जो कंडीशन है सो, तो कंडीशन के लिए इज चेक्ड। अब इस सिंटेक्स का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इज चेक्ड में अगर ट्रू होगा तो ब्लू क्लास को लगा देगा, अगर इज चेक में फॉल्स होगा तो ब्लू क्लास को अप्लाई नहीं करेगा। तो इसको करते हैं सेव, और लास्ट वाला ब्लू क्लास अप्लाई होना चाहिए, यानी पिंक बैकग्राउंड और ब्लू टेक्स्ट कलर। कंपाइलेशन इज गोइंग ऑन, डन, और अगर स्क्रॉल करें तो ये अप्लाई हो रहा है, मतलब ये सिंटेक्स भी हमें समझ में आ गई। इसका बेनिफिट ये है कि एक साथ मल्टीपल क्लास आप लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ कॉमा डालेंगे, दूसरा क्लास दूसरा कंडीशन, कॉमा तीसरा क्लास तीसरा कंडीशन, तो इस तरह से मल्टीपल क्लास आप एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगला एक और सिंटेक्स है क्लास के केस में, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं, और वो कोई खास सिंटेक्स नहीं है इन जनरल प्रोग्रामिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं, कंडीशनल। जैसे हम लोग यहाँ पे लगा दिए इज चेक्ड, और अगर चेक्ड है तो टर्नरी ऑपरेटर तो हमें पता ही है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर चेक्ड है तो कौन सा क्लास, ब्लू, और रेड लगा देता हूँ, कोई भी लगा सकते हैं वैसे कि रेड, और अगर चेक्ड नहीं है तो ब्लू। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये कि रेड और ब्लू को हम हमेशा सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं, क्यों? अगर सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो वो उसको वेरिएबल समझेगा, टाइप स्क्रिप्ट के कोड में जाएगा और वहाँ पे ढूंढेगा, वो वेरिएबल नहीं मिलेगा तो फिर एरर दे देगा, वो नहीं चलेगा। तो जब वेरिएबल नहीं हो तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करना है, और अगर वेरिएबल हो तो फिर नहीं यूज़ करना है। जैसे इज चेक्ड वेरिएबल था तो सिंगल कोट या डबल कोट्स यूज़ नहीं हुआ, लेकिन रेड और ब्लू नहीं था तो यूज़ किया गया। अब इसको सेव करते हैं। अब चूंकि इज चेक्ड है इसलिए लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो रेड कलर, रेड क्लास अप्लाई होना चाहिए। सेव करते हैं, कंपाइलेशन डन, और लास्ट वाले पे जाना है तो रेड क्लास अप्लाई होना चाहिए, और ये लास्ट वाला देखें इस पर अप्लाई हो रहा है। तो ठीक है, अगर देखें तो स्टाइल, क्लास, हिडन, डिसेबल सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर है तो इवेंट बाइंडिंग, क्लिक की, अप डाउन की, प्रेस चेंज, ये सारे इवेंट्स हैं। तो अगला हमारा इवेंट बाइंडिंग है, और ये कंपोनेंट मुझे लगता है पूरी तरह से भर गया, काफ़ी कंटेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा कंपोनेंट जनरेट कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में भी हमने कंपोनेंट जनरेट किया था। कंपोनेंट जनरेट करना काफ़ी आसान है, कमांड के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डेमो 3, बेसिकली मैं इसको CMD में ओपन कर रहा हूँ। अब एक कंपोनेंट जनरेट करना है तो ng
जेनरेट कंपोनेंट, और ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं पूरा सिंटेक्स लिख रहा हूँ, अदरवाइज पूरा नहीं लिखना पड़ता है। जेनरेट को केवल जी लिख सकते हैं, कंपोनेंट को केवल सी भी लिख सकते हैं, केवल फर्स्ट लेटर से काम चल जाता है। तो एन जी, उसके बाद जी स्पेस सी भी लिखते हैं तो ये कंपोनेंट ही जनरेट करता है। अभी मैं पूरा सिंटेक्स लिख रहा हूँ। डायरेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं या किसी फोल्डर में भी करवा सकते हैं, तो मैं अभी एक फोल्डर में करवाने जा रहा हूँ, कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर बनाना है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ इवेंट डेमो या इवेंट बाइंडिंग नाम से एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। प्रेस एंटर की और ये कंपोनेंट जनरेट कर देगा। कंपोनेंट जनरेट हो गया है और इसकी जब कमांड के थ्रू जनरेट करते हैं तो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, एक बेनिफिट होता है मॉड्यूल से उस कंपोनेंट की जो मैपिंग करनी होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि यहाँ पे कर दिया गया है। तो हम लोग बैक टू कोड में आते हैं और कंपोनेंट के अंदर देखें तो हमारा कंपोनेंट बन गया है चार फाइल के साथ। एक बेसिकली यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है, तीन तो हम जान ही रहे। तो अब इस कंपोनेंट को यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं इसका जो सेलेक्टर है .ts में जाएंगे तो ऐप हाइफन इवेंट बाइंडिंग, तो इस सेलेक्टर को हम कॉपी कर रहे हैं और इसको यूज़ करना होगा। तो सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये कि ऐप कंपोनेंट को अंदर यूज़ कर लें या फिर डायरेक्ट हम HTML के अंदर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है यहीं चलते हैं HTML, और इसको टैग क्लोज। और जो ये बाय डिफ़ॉल्ट था ये आउटपुट हमें अब नहीं चाहिए, तो इसको करता हूँ मैं कमेंट, HTML कमेंट ऐसे करते हैं और इसको कर दूँ सेव। अब जब ये चलेगा तो रिफ्रेश करेगा और आउटपुट में शायद कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे डायरेक्ट यहाँ पे टैग को कॉल करें तो उसका बूट स्ट्रैपिंग करना पड़ता है, और बूट स्ट्रैपिंग के लिए जाना पड़ेगा मॉड्यूल के पास, और मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कंपोनेंट की बूट स्ट्रैपिंग कर रहा था। इसको हम कहते हैं कि हमें ऐप कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमें इवेंट बाइंडिंग कंपोनेंट चाहिए, तो ये बूट स्ट्रैपिंग करवा दिया। कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन डन, और ये इवेंट बाइंडिंग वर्क्स। अगर इवेंट बाइंडिंग का HTML फाइल देखेंगे तो पहले से ये लिख करके आता है, यही चल रहा है। अब हम इवेंट बाइंडिंग करना चाहते हैं तो एक क्विक एग्जांपल, एक बटन ले लेता हूँ और इवेंट बाइंडिंग, तो इवेंट को भी यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लिक। अब एक चीज़ है, अगर हम HTML से कोड की ओर बाइंडिंग कर रहे हैं तो उस केस में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, ऐसे, और इक्वल्स टू, और जो इवेंट हैंडलर होगा वो, तो या तो कोई इवेंट हैंडलर हम यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज़ करने वाला हूँ, तो एक वेरिएबल बनाते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, नाम कुछ भी, बट बेस्ट एग्जांपल है कि हम एक काउंटर ले लें, और काउंटर है हमारा अभी 0 पे। इसको सेव किया, HTML पे गए और काउंटर को हम दिखाना चाह रहे हैं, तो काउंटर को दिखाने के लिए डायरेक्ट इंटरपोलेशन का यूज़ कर रहा हूँ। अब हमारे पास कई तरीका है कोड से HTML की ओर बाइंडिंग करने का, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंटरपोलेशन यूज़ कर रहा हूँ, काउंटर, और अभी के लिए इस बाइंडिंग को हटा ही देते हैं। इसका नाम मैंने रखा प्लस प्लस, या और बेहतर है काउंटर प्लस प्लस, सेव। कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन डन, और अभी है 0। अब इस पर हम क्लिक करें, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बाइंडिंग ही नहीं है, HTML से कोड की ओर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो बाइंडिंग हमें करना है, तो कर रहे हैं। क्लिक इक्वल्स टू काउंटर, और हम या तो यहीं काउंटर को क्या कर दें प्लस प्लस, या काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1 भी कर सकते हैं। अभी कोई क्लिक हैंडलर अलग से नहीं बनाया, डायरेक्ट वहीं पे एक्सप्रेशन लिख दिया, सेव। क्या एरर आ गया, काउंटर
काउंटर प्लस प्लस, ओके इसको एक बार ऐसे यूज़ कर लें, काउंटर +1, कंपाइलिंग, कंपाइलेशन डन। पिछली बार एरर आया था, इस बार एरर नहीं आया, यानी कि प्लस प्लस जो सिंटैक्स है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वो डायरेक्ट HTML पे यूज़ नहीं हो पाया था, तो ये नॉर्मल जो रेगुलर सिंटैक्स है वो यूज़ कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, काउंटर प्लस पे प्लस किया और 1 हो गया, जितनी बार क्लिक करें एक से बढ़ते चला जा रहा है। तो इस बार जो ये बाइंडिंग हुआ इसको इवेंट बाइंडिंग कहा गया। जब हम क्लिक इवेंट कर रहे हैं तो बेसिकली ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड में जा रहा है, वहाँ पे काउंटर को 1 से बढ़ा रहा है। इस चीज़ को हम फंक्शन के थ्रू भी बाइंड करवा सकते थे, जैसे कॉपी और एक दूसरा बना लिए, नाम सेम रखते हैं और इस बार हम लोग किसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, क्लिक हैंडलर, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। हमने क्लिक हैंडलर रखा और इस क्लिक हैंडलर को डिफाइन करना पड़ेगा TS फाइल में, तो TS फाइल के अंदर आ गए और ये फंक्शन बन गया। और फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और इसके अंदर जो चाहे वो लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर को बढ़ाऊंगा, दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट काउंटर। और इस बार मैं काउंटर को 1 से नहीं 2 से बढ़ा रहा हूँ, 1 से भी बढ़ा सकते हैं बट दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए काउंटर +2। सेव किया, रीलोड होगा तो 0 हो जाना चाहिए काउंटर, अभी भी कंपाइल कर रहा है, कंपाइलेशन डन। और ये 0 बटन एक ही क्यों आया, एक ही बटन। हाँ, रीज़न ये है कि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, बाकी जो फाइल है उस पर कोई सर्कल कोई डॉट नहीं आ रहा है, HTML पे यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, मतलब ये फाइल सेव नहीं हुआ है। तो इसको सेव करते हैं, डॉट चला गया, सेव हो रहा है, कंपाइलेशन फिर से शुरू हो गया, कंपाइलेशन डन। और अब 2 बटन आ गए, पहला वाले को करें तो डायरेक्ट 1 से बढ़ा रहा है ये, दूसरा वाले को करें तो ये 2 से बढ़ा रहा है। तो ये इवेंट बाइंडिंग है, डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू भी तो कर इसको सकते हैं या डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी। जी बताइए। डिबग कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डिबग करते हैं वैसे ही? डिबग, हाँ सेम डिबगर सेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तो तरीका है कि इसका राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट डिबगर, इसका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप वो फाइल सर्च कर सकते हैं, कंपोनेंट के नेम से फाइल बनेगा, app.component.ts, ये रहा इवेंट बाइंडिंग डॉट टी है ना ये, तो ये फाइल को आप ओपन कर सकते हैं और इसमें जहाँ भी आपको डिबगर लगाना है क्लिक करके डिबगर लगा सकते हैं ऐसे। अब जब चलाएंगे तो उस डिबगर पे वो रुक जाएगा, फिर बाकी जो यहाँ कंट्रोल इसका आ जाएगा, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। हम डिबगर के लिए एक सेपरेट सेशन रख लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, बट तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट का करते हैं वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट के कोड का भी डिबगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोटा कर लें। तो ये हमारा इवेंट बाइंडिंग भी हो गया, एक ही हुआ है क्लिक इवेंट, बाकी इवेंट भी बाइंड कर सकते हैं, तो बाकी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको टू वे बाइंडिंग बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये 1 वे है ना, देखिए 2 वे। इधर कर रहे हैं तो चेंज इधर भी हो रहा है। हाँ, इधर की ओर हो रहा है लेकिन दूसरा पे हो रहा है, अगर नोटिस करें कहाँ गया, HTML यही है ना, हम क्लिक कर रहे हैं बटन पे लेकिन चेंज वो P पे कर रहा है, बटन पे ही चेंज नहीं कर रहा है। बटन पे कैसे चेंज? क्या ये, मतलब दोनों को मिला दीजिए तो ये 2 वे बाइंडिंग है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हम HTML से कोड की ओर ले जा रहे हैं और कोड से फिर HTML की ओर ला रहे हैं, तो बिल्कुल 2 वे बाइंडिंग है, लेकिन एक ही एंटिटी पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, दो अलग अलग एंटिटी पे काम हो रहा है। बटन के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं तो बटन का जो बाइंडिंग है वो आपका HTML से कोड की ओर है, और P का जो बाइंडिंग है वो आपका कोड से HTML की ओर है। ओके ओके। हाँ, तो ये हो गया। अब दूसरे फील्ड पे आते हैं, ये क्लिक इवेंट था, और भी इवेंट्स है, तो दूसरा इवेंट लेंगे, एक कॉमन ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका एक बाइंडिंग तो इसका देख चुके थे, कोड से HTML की ओर था, और दूसरा HTML से कोड की ओर करना है,
तो दूसरा इवेंट ले लेते हैं की अप, और एक फंक्शन कोई बना लेते हैं की हैंडलर। बंद किए, टीएस और की हैंडलर। तो ये फंक्शन बन गया। अब की हैंडलर के थ्रू बेसिकली पहले रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। अभी क्या करना है, यूज़र जब इनपुट फील्ड में कोई एंट्री करेगा तो वो डेटा हमें चाहिए। तो अभी के लिए क्या करते हैं, उस डेटा को सिंपली अलर्ट करा देते हैं, अलर्ट। और जो डेटा हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं इवेंट और जो HTML जावास्क्रिप्ट में सिंपल यूज़ करते थे पहले से वेब एप्लीकेशन में, कई बार कर चुके होंगे आप अगर वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इवेंट और टारगेट डॉट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, और ये इवेंट हमें पास करना पड़ेगा कॉपी HTML, और यहाँ से पास कर सकते हैं। तो एंगुलर में हम डॉलर इवेंट के थ्रू पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। जब भी कोई इवेंट आता है तो कंप्लीट इवेंट का डिटेल्स इस इवेंट ऑब्जेक्ट में होता है। ये हमने पास कर दिया की हैंडलर को, की हैंडलर के पास पूरा इवेंट आ गया होगा। उस इवेंट से टारगेट निकाले कि किस एलिमेंट पे ये इवेंट हुआ है, क्योंकि दूसरे एलिमेंट पे भी हो सकता है। तो टारगेट निकाला और वहाँ से वैल्यू निकाली, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इवेंट रिजर्व वर्ड है क्या, कि कोई भी नेम दे सकते हैं वहाँ पास करने टाइम पे? नेम यहाँ पे तो कोई भी दे सकते हैं। HTML में जब लिखेंगे तो डॉलर लगाना पड़ेगा। ये तो लोकल डॉलर इवेंट। डॉलर इवेंट HTML पे लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली ओके। यहाँ पे ये डॉलर इवेंट। ठीक है, अब हम इनपुट फील्ड पे आ गए। इस पे कुछ भी टाइप करें, मैं टाइप कर रहा हूँ ए की इप में अप मैंने नहीं किया था, प्रेस करके होल्ड किए थे। जैसे ही की अप हुआ ये इवेंट चला और अलर्ट हो गया वो वैल्यू। एक बार इसको फिर से लेते हैं, फिर से आ गया ब्लैंक। एक ही दबा रहा हूँ, एच आ गया हमारे पास, के आ गया हमारे पास। तो ये भी वन वे डेटा बाइंडिंग है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, इवेंट बाइंडिंग कर रहे हैं। डेटा के लिए तो खैर हम लोग बाइंडिंग ही नहीं किए यहाँ पे, सिर्फ इवेंट को ट्रैक कर रहे हैं कोड में, और इवेंट के थ्रू हम वैल्यू को भी रीड कर पा रहे हैं। लेकिन कोड साइड से UI पे हम वैल्यू रिटर्न नहीं करवा पा रहे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब हमारे कोड साइड में कोई एक ऐसा वेरिएबल, सपोज कीजिए कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डेटा, और इसमें डाल दिए हम टेस्ट, और ये डेटा जाना चाहिए था टेक्स्ट बॉक्स में। इसको सेव किए, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो चुका है, और अब देखिए तो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का बाइंडिंग कोड से टेक्स्ट बॉक्स की ओर हुआ ही नहीं है। अगर किसी वेरिएबल से इसको बाइंड किए होते तो उसका डेटा दिखना चाहिए था यहाँ पे, जैसे ये डेटा फील्ड है, और लेकिन इसका बाइंडिंग हम किए नहीं तो वो दिख नहीं रहा। एक बार इसको कर देते हैं, कर सकते हैं ना अलग से। NG मॉडल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट कैसे कर सकते हैं, दो तरीका था ना, एक तो हाँ वैल्यू और उसके बाद डबल कोट्स में लें। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट कंपोनेंट में, और डेटा इसको कर दिया सेव। कंपाइल हो चुका है, और देख रहे हैं टेक्स्ट आ गया है उसमें। अगर TS फाइल को देखें तो टेक्स्ट ही लिखा हुआ था इसमें। तो ये आपका टू वे बाइंडिंग है, एक ही एलिमेंट पे दोनों तरह का बाइंडिंग किया हुआ है, HTML से कोड की ओर, कोड से HTML की ओर। लेकिन यहाँ पे दो यूज़ करना पड़ा, की अप और वैल्यू, दो जगह पे। इसको एक ही साथ मर्ज किया जा सकता है NG मॉडल के थ्रू, बट ये भी टू वे बाइंडिंग है। ऐसे भी कर सकते हैं, और हम NG मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी टू वे डेटा बाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे ये है, चूंकि एक ही एलिमेंट से किया हुआ है। अब इसके क्या होगा जब यहाँ पे हम चेंज करेंगे। आई थिंक इसको टू वे बाइंडिंग नहीं बोल सकते हैं, जहाँ तक मतलब मैं अपना जस्ट आइडिया मतलब थॉट दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करेंगे तो डेटा वेरिएबल में चेंज नहीं होगा, वो हमेशा हाँ टेक्स्ट है। हाँ बिल्कुल सही बोल तो रहे आई हैं आप, थिंक ये ये टू वे बाइंडिंग है लेकिन उस तरह से नहीं है। यानी एक ही सिर्फ डेटा वेरिएबल हम यूज़ किए, तो इसी का बोथ डायरेक्शनल फ्लो नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कोड से टेक्स्ट बॉक्स की ओर डेटा आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज करेंगे तो डायरेक्ट वो डेटा वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हम चेंज वन कर वे रहे हैं। वन वे है। हाँ,
लेकिन टू बे हम कर रहे हैं दूसरे तरीके से, डायरेक्ट हम डेटा वेरिएबल के थ्रू नहीं कर रहे हैं टू बे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, की हैंडलर यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं। और थोड़ा इसको अगर मॉडिफाई कर दें, मतलब यहाँ पे मैं इसको कर दूं कमेंट, और यहाँ से हम किसको चेंज कर दें, डेटा को, डेटा दिस डेटा डॉट डेटा इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। है तो दोनों वन वे ही, दो दो लाइन क्रिएट किया गया, एक इवेंट के थ्रू है और एक वेरिएबल के थ्रू है। वेरिएबल के थ्रू कोड से HTML पे जा रहे हैं और इवेंट के थ्रू हम HTML से कोड की ओर ला रहे हैं। तो ऐसे भी हो जाएगा। तो ये भी टू वे टाइप है, बट वैसा नहीं है जैसा NG मॉडल करता है, एक ही वेरिएबल के थ्रू। अभी इसको सेव कर दिया हूँ, एक बार ये रेंडर होने देते हैं। इसमें होगा क्या तो लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइप किया F, तो वैसे भी उसमें आ जाता है, इसके थ्रू राइट करने से कोई बेनिफिट होगा नहीं। स्पैन में यूज कर लीजिए डेटा को किसी हाँ, दूसरी जगह वो पे आपको दिखेगा। बिल्कुल, वो तो करेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जब यहाँ पे कुछ टाइप किए तो इवेंट के पास आया, की हैंडलर के पास आया, की हैंडलर से उस वैल्यू को निकाल के हम डेटा पे राइट कर दिए, और जैसे ही डेटा पे राइट हुआ होगा ऑटोमेटिकली वो इनपुट फील्ड में रिफ्रेश हो गया होगा। लेकिन ये रिफ्रेशमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम टाइप कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट बॉक्स में ही टाइप हो रहा है। तो वो चीज़ है। अब उसको देखने के लिए आप सही बोले, एक बाहर निकाल लेते हैं इसको, इंटरपोलेशन और डेटा से कंपाइल हो रहा है। करली ब्रेस ओह, एरर आएगा। सेव कर दिया हूँ, फिर से कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो गया है और डेटा में टेक्स्ट था तो आ गया है, और यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं तो नीचे भी दिखा रहा है कि चेंज हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ टू वे डेटा बाइंडिंग है, लेकिन NG मॉडल के थ्रू भी किया जा सकता है। तो चलते हैं NG मॉडल को यूज़ करते हैं। इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, और टाइप टेक्स्ट, और NG मॉडल को जब यूज़ करना है तो NG मॉडल ऐसे कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट जाए, इसको भी दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, मतलब जैसा हम लोग ऊपर यूज़ किए ना वैसा कर सकते हैं। ऊपर यूज़ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज़ किए केवल पैरेंथेसिस, और यहाँ यूज़ किए स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों को मर्ज किया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मर्ज करके यूज़ करें, इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसा ऊपर वाला टू वे डेटा बाइंडिंग किया गया वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब एक NG मॉडल सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और दूसरा पैरेंथेसिस के साथ। अब ये जब बाइंडिंग करेंगे तो इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, डेटा वेरिएबल ही यूज़ कर लेते हैं या कोई और भी यूज़ कर सकते थे। फिलहाल के लिए मैं डेटा ही यूज़ कर रहा हूँ। अब एक प्रॉब्लम है, इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये चलेगा, उसके बाद चलेगा नहीं, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये जो NG मॉडल है ना, वो डायरेक्ट HTML का कोई एट्रीब्यूट नहीं था। यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर के कोर मॉड्यूल में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। तो ये जो NG मॉडल है ये अलग किसी दूसरे मॉड्यूल में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के बाद ही हम यूज़ कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव किया, कंपाइल हो चुका है। चल गया क्या? अच्छा, मैंने पहले से उसको डाल रखा होगा, ये चल गया है। तो एक बार चलते हैं app.component.ts, और यहाँ पे देखिए तो ऑलरेडी मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल, और ये एंगुलर फॉर्म्स के अंदर पड़ा हुआ है। अगर इसको हटा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये ऐड नहीं होगा। मैंने टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया था पहले, तो अभी हटा दिया हूँ। कंपाइल हो रहा है और ये एरर आ गया। तो यहाँ पे दे रहा है कैन इट बाइंड टू NG मॉडल सिंस इट इज़ नॉट अ नोन प्रॉपर्टी। ये इनपुट का नोन प्रॉपर्टी नहीं है, इसको अलग से बनाया गया है, तो इसलिए उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ बनाया हुआ है? तो एंगुलर के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर है। तो इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया, इंपोर्ट करने के बाद इसका एसोसिएशन, इसका लिंकिंग करना पड़ता है। और कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो कंपोनेंट होता है या पाइप होता है या डायरेक्टिव होता है तो उसका एसोसिएशन डिक्लेरेशन एरे के अंदर होगा। अगर मॉड्यूल है तो उसका इंपोर्ट के अंदर होगा। अगर सर्विस होगा तो उसका प्रोवाइडर के अंदर होगा। और ये तो बूटस्ट्रैपिंग है। तो
ये हो गया। अब इसको एक बार सेव करते हैं। कंपाइल हो रहा है। 50% कंपाइलेशन कंप्लीटेड। रीलोड हो रहा है। डन। और ये चल रहा है। अब अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करें तो ऊपर के भी टेक्स्ट बॉक्स में और बाइंडिंग में चेंज हो रहा है, क्योंकि हर जगह हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, डेटा वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉमन था। तो ये बाइंडिंग भी ख़त्म हो गया। तो अगर स्लाइड पे आए तो इवेंट जैसे की अप किए वैसे की डाउन यूज़ कर सकते हैं, की प्रेस यूज़ कर सकते हैं, माउस ओवर, माउस डाउन, माउस अप, जो भी है सारा इवेंट का बाइंडिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो हमारा ये भी हो गया। आगे ये स्लाइड जो था इसमें एनजी मॉडल यूज़ करना था, और यहाँ मैंने लिख दिया था पहले से कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसे, फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि दूसरे पैकेज में है। ये एंगुलर के कोर मॉड्यूल में नहीं है, एंगुलर का फॉर्म पैकेज में था, तो इसको इंपोर्ट करके देखिए। तो बाइंडिंग में इतना ही था। मैंने कोशिश किया था कि मैक्सिमम चीज़ को लेके चले, जितना डेवलपमेंट में यूज होता है सबको ले लिए। बाइंडिंग हम लोग बटन से किए थे, चेकबॉक्स से किए थे, जो भी पी टैग H1 है उससे किए थे, लेकिन दो मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था। एक था रेडियो बटन का बाइंडिंग नहीं किए थे, और दूसरा था सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, उसका भी बाइंडिंग नहीं किए, बट उसका भी किया जा सकता है। तो वो बाइंडिंग आपको एज ए एक्सरसाइज रहेगा, मतलब उसका खुद से आपको प्रैक्टिस करना है कि जो सेलेक्ट एलिमेंट होता है HTML का, उसको कैसे बाइंडिंग करेंगे। वन वे भी कर सकते हैं, टू वे भी कर सकते हैं, और सिमिलरली रेडियो बटन का भी बाइंडिंग करना है। तो ये दोनों बाइंडिंग आपको खुद से करके देखना है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव। आज केवल बाइंडिंग में ही रह गया। और डायरेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है वो तीन है: ng फॉर, ng if, ng if के साथ else भी आता है, वो भी यूज़ करेंगे, और एक और है ng स्विच। जैसे स्विच केस होता है वैसे ही बिल्कुल ng स्विच, उसके बाद ng स्विच केस, ng स्विच केस डिफ़ॉल्ट। तो ये तीन डायरेक्टिव देखेंगे, और हम लोग अपना कस्टम डायरेक्टिव भी बना सकते हैं। तो वो सारा चीज़ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो डिस्कस करेंगे, और नहीं तो आज के लिए सेशन को हम लोग यहीं पे एंड कर सकते हैं। एक डाउट है, इवेंट बाइंडिंग में जैसे हम ग्रिड ग्रिड वगैरह यूज करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं? उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी, जैसे जेक्यू में जेक्यू ग्रिड यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर? हाँ ठीक है। तो बेसिकली आपका ग्रिड का है, जो कि एक कॉमन यूज़ केस है डेवलपमेंट में। कभी भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास होता है, और उसके लिए हम लोग ग्रिड या तो खुद से बना सकते हैं, या फिर बना बनाया ग्रिड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बना बनाया ग्रिड यूज़ करने के लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी बना सकते हैं। तो एक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एंगुलर मटेरियल एक है, पूरा पैकेज बनाया है, एंगुलर टीम ने ही बनाया है। तो एंगुलर मटेरियल पैकेज को आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट पहले से बना के दिया गया है। तो ग्रिड के लिए उन्होंने एंगुलर मटेरियल का टेबल कंपोनेंट बना के दिया है, और उस टेबल कंपोनेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टेबल मॉड्यूल, कुछ भी मटेरियल में आएंगे तो मॉड्यूल होगा, और उस मॉड्यूल के अंदर सारा कुछ रहता है, उसका सर्विस रहता है, उसका कंपोनेंट रहता है। तो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें सारा इवेंट्स भी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आई मीन उन्होंने ऑलरेडी बना करके दिया हुआ है। तो जब आप ग्रिड यूज़ करेंगे एंगुलर मटेरियल का या किसी थर्ड पार्टी का, तो वहाँ से उस इवेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं अपना कस्टम ग्रिड बनाना, तो वो भी आप बना सकते हैं, और सिमिलरली इसी तरह से आप बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। और बट ग्रिड कोई एक कंपोनेंट नहीं होता है। बेसिकली ग्रिड में हम बहुत सारे एलिमेंट को कंबाइन करके बनाते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे हम इवेंट बाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे एक ग्रिड में चेकबॉक्स हो सकता है, बटन्स हो सकता है, या फिर TRTD जो होता है वो हो सकता है। हर चीज़ के लिए इंडिविजुअल बाइंडिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डायरेक्टिव या आगे का जो कंपोनेंट होगा वो सारा डिस्कस करेंगे। ये जो स्लाइड होगा या आपका जो कोड होगा वो सारा मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो वहाँ से भी ये स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं या कोड देख सकते हैं। और जो वीडियो होता है वो यूट्यूब पे तो मैं डाल ही देता हूँ। तो ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।